हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया होगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको कॉमर्स पेपर 2 का कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 करवाया गया अलॉन्ग विद रिवीजन सीरीज फॉर जनरल पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स। इवन प्रीवियस ईयर पेपर्स हम कर रहे हैं, जिसमें हम आपका 3 सितंबर 2024 का पेपर कर रहे हैं और लास्ट सेशन होगा, इससे हमारा ये पेपर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो 125 क्वेश्चंस तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब 126 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। स्क्रीन पे मेंशन है, क्वेश्चन रीड कर लो। देखो, ये क्वेश्चन इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 206 सी के अंदर टैक्स कलेक्शन एट सोर्स यानी टीसीएस के एप्लीकेबल गुड्स को कवर करता है और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 BDE ओनली। ये टैक्स कंप्लायंस का मेन पार्ट है। अब ऑप्शंस की बात करें, ए मोटर व्हीकल और वैल्यू बिटवीन 7 लाख टू 9 लाख, ये गलत है। देखो, मोटर व्हीकल्स के लिए टीसीएस तभी अप्लाई होता है जब व्हीकल की वैल्यू 10 लाख से ज्यादा हो, एज पर सेक्शन 206 सी सब सेक्शन 1F। 7 से 9 लाख रेंज इसमें नहीं आती, सो ये इनकरेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, बिल्कुल ठीक है। अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन सेक्शन 206 सी सब सेक्शन 1 के अंदर टीसीएस के लिए स्पेसिफाइड है। सेलर को बायर से टैक्स कलेक्ट करना होता है ऑन दी सेल वैल्यू, प्रमोटिंग टैक्स कंप्लायंस इन दिस सेक्टर। तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ऑफ वैल्यू बिटवीन 10 लाख टू 15 लाख, ये भी गलत है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम सेक्शन 206 सब सी के अंदर स्पेसिफिकली लिस्टेड नहीं है फॉर टीसीएस रिगार्डलेस ऑफ वैल्यू रेंज, ये ऑप्शन इरेलेवेंट है, लाइकली ये एक डिस्ट्रैक्टर है। डी की बात करें, टिम्बर ऑब्टेन्ड अंडर फॉरेस्ट लीजेस, बिल्कुल ठीक है। टिम्बर ऑब्टेन्ड अंडर फॉरेस्ट लीज सेक्शन 206 सी सबसेक्शन 1 के अंदर टीसीएस के लिए कवर्ड है। ये फॉरेस्ट्री सेक्टर में टैक्स कलेक्शन को इंश्योर करता है। ई की बात करें, मिनरल्स बीइंग कोल और लिग्नाइट और आयरन ओर, ये भी बिल्कुल ठीक है। मिनरल्स जैसे कोल, लिग्नाइट या आयरन ओर भी सेक्शन 206 सी सबसेक्शन 1 सी के अंडर टीसीएस के लिए स्पेसिफाइड है। ये माइनिंग सेक्टर के ट्रांजैक्शंस पे टैक्स कंप्लायंस को इन्फोर्स करते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 127 पे। देखो, ये क्वेश्चन एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के रिलेशनशिप को चेक करता है और करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 व्हेन AC इज कांस्टेंट AC इज इक्वल टू MC। ये प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स का पार्ट है, इकोनॉमिक्स का। ऑप्शंस की बात करें, व्हेन MC इज फॉलिंग रेट ऑफ फॉल इन MC इज ग्रेटर देन AC, ये बिल्कुल ठीक है। देखो, जब MC यानी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट फॉल करती है, उसका रेट ऑफ डिक्लाइन AC यानी जो टोटल कॉस्ट एवरेज ओवर आउटपुट होती है से फास्टर होता है, क्योंकि AC टोटल कॉस्ट का एवरेज है। इट स्मूथ्स आउट चेंजेस मेकिंग MC फॉल मोर प्रोनाउंस्ड। ठीक है जी। सेकेंड ऑप्शन की बात करें, व्हेन MC इंक्रीजेस AC आल्सो इंक्रीजेस बट एट अ लोअर रेट, MC कैन राइज व्हाइल AC फॉल्स, ये बिल्कुल ठीक है। देखो, जब MC इंक्रीज करते हैं AC भी इवेंचुअली बढ़ती है, लेकिन स्लोअर रेट पे, क्योंकि AC एवरेज करती है हर सारे यूनिट्स का। देयर्स रेंज वेयर MC राइज होगी बट रिमेन्स बिलो AC, जिससे AC कंटिन्यू करेगी डिक्रीज करना अंटिल MC क्रॉसेस AC आफ्टर विच AC राइसेस। तीसरी ऑप्शन की बात करें, व्हेन AC इज कांस्टेंट AC इज इक्वल टू MC, ये बिल्कुल गलत है। जो इसका करेक्ट आंसर है, देखो, ये स्टेटमेंट जनरली ट्रू नहीं है। इफ AC इज कांस्टेंट यानी अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है, MC मस्ट आल्सो बी कांस्टेंट एंड इक्वल टू AC एट ऑल पॉइंट्स, क्योंकि एनी डेविएशन इन MC वुड पुल AC अप और डाउन। लेकिन ये एक स्पेसिफिक केस है। फॉर एग्जांपल, कांस्टेंट मार्जिनल कॉस्ट का समझ लो, नॉट अ जनरल रूल इन प्रोडक्शन फंक्शन जहां कॉस्ट वेरी करती है विद आउटपुट। दिस इज नॉट यूनिवर्सली ट्रू। अब चौथे की बात करें, MC कर्व इंटरसेक्ट्स AC कर्व एट इट्स मिनिमम पॉइंट, ये बिल्कुल ठीक है। देखो, MC कर्व ऑलवेज इंटरसेक्ट AC एट द मिनिमम पॉइंट ऑफ EC कर्व। जब MC AC से कम है, इट पुल्स AC डाउन। जब MC AC से बड़ी है, इट पुल्स AC अप, मेकिंग द इंटरसेक्शन द लोएस्ट AC पॉइंट एट लोएस्ट AC पॉइंट। ये कॉस्ट कर्व का फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है जी, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 128 पे, जो मैचिंग का क्वेश्चन है। देखो, ये क्वेश्चन ट्रेड एग्रीमेंट्स के टाइप्स को उनके डेफिनेशन से मैच करते हैं और करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 2, A का 4, B का 1, C का 3, D का 2। देखो, यहाँ पे थोड़ी सी ये भी एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, बट इसमें भी कोई कंफ्यूजन है, सो एक बार आप इसको समझो। देखो, अर्ली हार्वेस्ट स्कीम टेम्परेरी अरेंजमेंट है। EHS एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है टू लिबरलाइज ट्रेड फॉर स्पेसिफिक गुड्स बिफोर अ फुल ट्रेड एग्रीमेंट इज फाइनलाइज्ड। ये इंटरिम मेजर है जिससे टैरिफ्स रिड्यूस होते हैं ऑन सेलेक्टेड आइटम्स टू बिल्ड मोमेंटम फॉर ब्रॉडर डील्स। बी ऑप्शन की बात करें,
कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सेपा, ये कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट है। देखो सेपा एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट है कवरिंग गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट और अदर एरियाज लाइक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये डीप इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को प्रमोट करता है, जैसे इंडिया जापान सेपा हो गया। सी की बात करें प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, ये प्रेफरेंशियल असेस है, ठीक है जी। अब इसकी मैं आपको डिटेल बताऊं, पीटीए में प्रेफरेंशियल असेस होता है टू सर्टेन प्रोडक्ट्स बाय रिड्यूसिंग टैरिफ्स बिटवीन मेंबर कंट्रीज बट नॉट एज ब्रॉड एज एफटीए। ये सेलेक्टिव ट्रेड बेनिफिट्स देता है, जैसे इंडिया मर्कसर पीटीए हो गया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें, ये रिड्यूस या एलिमिनेट करता है टैरिफ्स, उसके साथ ये मैच होता है। एफटीए एक एग्रीमेंट है टू रिड्यूस और एलिमिनेट टैरिफ्स ऑन वाइड रेंज ऑफ गुड्स बिटवीन कंट्रीज प्रमोटिंग फ्री ट्रेड। ये ब्रॉडर टैरिफ एलिमिनेशन को फोकस करता है, जैसे आपका नेफ्टा हो गया, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 129 के। देखो ये क्वेश्चन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के इक्विलिब्रियम डिटर्मिनेंट्स को कवर करता है और करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 1 बी डी ई ओनली। ये मार्केट स्ट्रक्चर का पार्ट है। अब ऑप्शंस की बात करें, ए मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिल्कुल गलत है। देखो फैक्टर मोबिलिटी जैसे लेबर, कैपिटल मूवमेंट, ये ज्यादा रेलेवेंट है इन परफेक्ट कंपटीशन, जहां पे ये इंश्योर करते हैं रिसोर्स एलोकेशन एफिशिएंसी को। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और फर्म लेवल डिसीजन पे ज्यादा डिपेंड करता है, सो ये डायरेक्ट डिटर्मिनेंट नहीं है। फिर प्राइस की बात करें, बिल्कुल ठीक है, प्राइस एक की डिटर्मिनेंट है क्योंकि फर्म सेट प्राइसेस बेस्ड ऑन देयर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स अचीविंग इक्विलिब्रियम वेयर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। परफेक्ट प्राइस रिफ्लेक्ट करता है डिमांड इलास्टिसिटी ड्रिवन बाय डिफरेंशिएशन। तीसरी ऑप्शन की बात करें, इम्परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट, ये गलत है। इम्परफेक्ट नॉलेज एग्जिस्ट करती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, लेकिन ये इक्विलिब्रियम का की डिटर्मिनेंट नहीं है, ठीक है जी। अब बात करें, फर्म्स फोकस करती हैं डिफरेंशिएशन और प्राइसिंग स्ट्रेटजीज पे, नॉट मार्केट इग्नोरेंस टू अचीव इक्विलिब्रियम। डी द नेचर ऑफ प्रोडक्ट, ये बिल्कुल ठीक है। देखो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जैसे ब्रांडिंग, क्वालिटी, फीचर एक सेंट्रल है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के लिए, जो डिमांड कर्व को शेप करते हैं और इक्विलिब्रियम आउटकम्स को शेप करते हैं। ये फर्म्स को यूनिक पोजीशनिंग देता है। ई की बात करें, द अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजिंग आउटले, ये भी बिल्कुल ठीक है। देखो एडवर्टाइजिंग इन्फ्लुएंस करती है डिमांड को बाय एनहांसिंग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड कंज्यूमर अवेयरनेस, डायरेक्टली जो चीज इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करती है। ये फर्म्स के मार्केट शेयर और प्राइसिंग पावर को शेप करती है चीज, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं 130th क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन इंडिया मॉनेटरी पॉलिसीज के क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स को कवर करता है और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 बीसीई ओनली। अब ये सेंट्रल बैंकिंग का पार्ट है। देखो ऑप्शंस की बात करें, ए कैश रिजर्व रेशियो, ये गलत है। देखो सीआरआर एक क्वांटिटेटिव टूल है रिक्वायरिंग बैंक्स टू होल्ड अ परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स विद द आरबीआई, जो ओवरऑल मनी सप्लाई को चीज अफेक्ट करती है। ये स्पेसिफिक सेक्टर्स को टारगेट नहीं करता, सो क्वालिटेटिव नहीं है। फिर कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, ये ठीक है। कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन एक क्वालिटेटिव टूल है कंट्रोलिंग क्रेडिट फॉर कंज्यूमर गुड्स, जैसे हायर परचेज स्कीम्स होगी, इंस्टॉलमेंट प्लान्स हो गए, इसमें ये स्पेसिफिक क्रेडिट फ्लोज को रेगुलेट करता है टू कर्व ओवर बोरोइंग। तीसरा, ऑल्टरिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, ये भी बिल्कुल ठीक है। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स फॉर एग्जांपल फॉर लोन्स अगेंस्ट सिक्योरिटीज को ऑल्टर करना एक क्वालिटेटिव टूल है कंट्रोलिंग क्रेडिट इन स्पेसिफिक सेक्टर लाइक स्टॉक मार्केट्स। हायर मार्जिन रिड्यूस करते हैं स्पेकुलेटिव बोरिंग को, लोअर मार्जिन उसको इनकरेज करते हैं। डी स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये गलत है। एसएलआर एक क्वांटिटेटिव टूल है मैंडेटिंग बैंक्स टू होल्ड लिक्विड एसेट जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो ओवरऑल क्रेडिट अवेलेबिलिटी को इंपैक्ट करता है। ये ब्रॉड मनी सप्लाई को अफेक्ट करता है, नॉट स्पेसिफिक सेक्टर्स को। ई डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट डीआरआई, ये बिल्कुल ठीक है। डीआरआई एक क्वालिटेटिव टूल है ऑफरिंग कंसेशनल इंटरेस्ट रेट्स टू प्रायोरिटी सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर, एमएस टू डायरेक्ट क्रेडिट फ्लो। ये टारगेटेड इकोनॉमिक सपोर्ट को प्रमोट करता है, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131 पे। देखो 131 क्वेश्चन यहाँ पे मिसिंग, आप राइट हैंड साइड आंसर्स में देख लेना। ये क्वेश्चन इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट थ्योरीज को उनके डिस्क्रिप्शन से मैच करता है और करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। ये ग्लोबल फाइनेंस का कोर है। देखो सबसे पहले ए एक्लेक्टिक थ्योरी यानी ओनरशिप, लोकेशन, इंटरनेशनलाइजेशन फ्रेमवर्क। एक्लेक्टिक थ्योरी जो जॉन डनिंग ओएलआई फ्रेमवर्क एक्सप्लेन करता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को थ्रू 3 एडवांटेजेस। सबसे पहले ओ ओनरशिप, फर्म स्पेसिफिक एडवांटेजेस जैसे टेक्नोलॉजी, ब्रांड और पेटेंट्स। एल यानी लोकेशन, कंट्री स्पेसिफिक बेनिफिट्स लाइक मार्केट का साइज, रिसोर्सेज और लो कॉस्ट। इंटरनेशनलाइजेशन लाइक रिटेनिंग कंट्रोल बाय प्रोड्यूसिंग इंटरनली रादर देन आउटसोर्सिंग, अगर आपको ये चीज चीपर पड़ती है।
एफडीआई तभी होती है इफ ऑल थ्री एडवांटेजेस अलाइन एंड फर्म्स अवॉइड एफडीआई इफ इंटरनल प्रोडक्शन और सर्विसेज आर मोर कॉस्ट इफेक्टिव। अब आगे बी की बात करें, एप्रोप्रिएबिलिटी थ्योरी, ये एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स फ्रॉम इनोवेशन के साथ मैच करता है। देखो एप्रोप्रिएबिलिटी थ्योरी का मेन फोकस है फर्म की एबिलिटी टू प्रोटेक्ट एंड प्रॉफिट फ्रॉम देयर इनोवेशंस, जैसे थ्रू पेटेंट्स, ट्रेड सीक्रेट्स। फर्म्स परस्यू एफडीआई टू मेंटेन एक्सक्लूसिव कंट्रोल ओवर द आर&डी आउटकम्स, इंश्योरिंग कॉम्पिटिटर्स कांट एक्सप्लॉइट देयर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है जी। अब सी की बात करें, मार्केट इम्परफेक्शन थ्योरी एफडीआई इन ओलिगोपोलिस्ट इंडस्ट्रीज के साथ मैच करता है। देखो मार्केट इम्परफेक्शन थ्योरी स्टीफन हाइमर ने दी थी, सजेस्ट करती है कि एफडीआई अक्कर करती है ड्यू टू मार्केट इम्परफेक्शन लाइक बैरियर्स टू एंट्री, मोनोपोलिस्टिक एडवांटेजेस और इम्परफेक्ट कंपटीशन। ये कॉमन है ओलिगोपोलिस्ट इंडस्ट्रीज में, जहां फर्म लिवरेज करती है मार्केट पावर को, लाइक उनकी यूनिक प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज जो हैं, टू इन्वेस्ट अब्रॉड अनलाइक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट्स विद मिनिमल एडवांटेजेस। चौथा, थ्योरी ऑफ कैपिटल मूवमेंट, ये कैपिटल फ्लो फ्रॉम अबंडेंस टू स्कार्सिटी के साथ मैच करती है। देखो थ्योरी ऑफ कैपिटल मूवमेंट जो एक क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन करती है कैपिटल फ्लोज बेस्ड ऑन डिफरेंशियल रिटर्न्स। ठीक है जी। कैपिटल मूव्स फ्रॉम कैपिटल अबंडेंट कंट्रीज यानी लो रिटर्न्स ड्यू टू ओवर सप्लाई टू कैपिटल स्कार्स कंट्रीज जहां हाई रिटर्न्स होंगे ड्यू टू लिमिटेड सप्लाई, ताकि प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज किया जा सके। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132 पे। देखो ये क्वेश्चन इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर पर रिक्वेसाइड वैल्यूएशन फॉर मूवेबल एसेट्स को कवर करता है और करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, 10% पर एनम ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट। अब ऑप्शंस की बात करें, रूल 3 सबसेक्शन 7 सबसेक्शन 8 ऑफ इनकम टैक्स रूल्स 1962 के अकॉर्डिंग ये रूल स्पेसिफाई करता है हाउ टू वैल्यू पर रिक्वेसाइड्स फॉर मूवेबल एसेट्स अदर देन स्पेसिफाइड एसेट्स लाइक कार्स, लैपटॉप्स और हाउसहोल्ड अप्लायंसेस प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय। अगर तो एसेट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो द पर रिक्वेसाइड वैल्यू है वो 10% होगी, पर 10% पर एनम ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट टू द एम्प्लॉयर। अगर एसेट हायर्ड है द वैल्यू इज द एक्चुअल हायरिंग चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर। अब ऑप्शन दूसरों की बात करें, 10% पर एनम ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑप्शन 1 ये इसका सही आंसर है एज पर रूल 3 सबसेक्शन 7 सबसेक्शन 8 फॉर द एम्प्लॉयर ओन्ड एसेट्स। अब 20% पर एनम ये गलत है क्योंकि रेट 10% है, 10% पर मंथ भी गलत है, 20% पर मंथ भी गलत है। ठीक है जी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133 पे। देखो ये क्वेश्चन शेयर फॉरफीचर और रीइश्यू के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को कवर करता है और करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, 120। अब देखो हमको जो डिटेल्स दी हैं, 100 शेयर्स ऑफ 10 ईच, सो टोटल फेस वैल्यू होगी 1000 की। अमाउंट आया हमारे पास 300 जो पार्टली पेड है, फोरफिटेड अमाउंट जो हमने क्रेडिट करना है फोरफिटेड शेयर अकाउंट में वो 300 है, एज दिस इज द कैश रिटेन्ड बाय द कंपनी। अब रीइश्यू की बात करें, रीइश्यू डिटेल्स की, तो देखो 60 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹9 पर शेयर रीइश्यू की हैं, सो टोटल अमाउंट हमारा 540 रीइश्यू में आया है। नॉमिनल वैल्यू रीइश्यू की थी 600, हमने ₹60 का डिस्काउंट दिया है रीइश्यू पे। अब कैपिटल रिजर्व की बात करें, फोरफिटेड अमाउंट 60 शेयर्स पे 60 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 300 180 हो गया, यानी प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ फोरफिटेड अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व इज इक्वल टू फोरफिटेड अमाउंट फॉर रीइश्यूड शेयर माइनस डिस्काउंट ऑन इशू, यानी 180 से 60 माइनस कर दो 120। सो जो हमारा मेन आंसर है दैट विल बी 120। ठीक है जी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134 पे। देखो ये क्वेश्चन इंडियन लेबर लॉस के इनेक्टमेंट ईयर्स को मैच करता है और करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 2, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। अब अगेन इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है, सो मैं आपको बता देता हूँ। देखो द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 में आया था। देखो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 मैंडेट करता है बोनस पेमेंट टू एम्प्लॉयज बेस्ड ऑन प्रॉफिट्स और प्रोडक्टिविटी। ये वर्कर वेलफेयर और प्रॉफिट शेयरिंग को प्रमोट करता है। फिर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 प्रोवाइड करता है फॉर ग्रेजुटी पेमेंट्स टू एम्प्लॉयज आफ्टर रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन बेस्ड ऑन ईयर्स ऑफ सर्विस। ये लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय सिक्योरिटी को इंश्योर करता है। फिर इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 इंश्योर करता है इक्वल पे फॉर मैन एंड वुमेन फॉर द सेम और सिमिलर वर्क। ये जेंडर इक्वालिटी इन वर्कप्लेस को प्रमोट करता है। फिर आता है चाइल्ड लेबर यानी प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। ये प्रोहिबिट करता है चाइल्ड लेबर इन हजारियस ऑक्यूपेशन एंड रेगुलेट करता है कंडीशन इन परमिटेड सेक्टर्स में। ये चाइल्ड वेलफेयर और एथिकल लेबर प्रैक्टिसेस को इन्फोर्स करता है। ठीक है जी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135 पे। देखो ये क्वेश्चन इंडिफरेंस कर्व के प्रॉपर्टीज को चेक करता है और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3, इंडिफरेंस कर्व्स ईदर इंटरसेक्ट और आर टेंजेंट टू वन अनदर, ये इसका आंसर है। देखो
ये सबसे पहले ऑप्शंस की बात करें, देखो आईसी स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट, ये तो ठीक था। Indifference curves has a negative slope क्योंकि as consumption of one good increase, the other decreases to maintain the same utility level. ये reflect करता है trade off in consumer preferences. Second, ICs of imperfect substitute are convex to the origin, ये भी बिल्कुल ठीक था। ICs are convex due to diminishing marginal rate of substitution, जहाँ consumers willing है to give up less of one good for more of another as they consume more. ये typical है for imperfect substitute showing realistic preference behavior. तीसरा, आईसीज इधर इंटरसेक्ट और आर टेंजेंट टू वन अनदर, ये गलत था। सो ये इसका करेक्ट आंसर है। आईसी कभी इंटरसेक्ट नहीं करते क्योंकि इंटरसेक्शन वुड इंप्लाई अ सिंगल पॉइंट गिव्स टू इन डिफरेंट यूटिलिटी लेवल्स, जो कंसिस्टेंट प्रेफरेंसेस को चीज वायलेट करेगी। Tangency only occur in specific cases. For example, equilibrium with budget constraint, but it's not a general property of IC. ये statement basic property नहीं है, making it a correct answer for this particular question. चौथा, upper ICs indicate higher satisfaction, ये भी property है। Higher IC represent more utility क्योंकि they include combinations with more of at least one good increasing satisfaction. ये fundamental property है of preference ordering. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 136 पे। देखो अगेन 136 क्वेश्चन में आप ये क्वेश्चन इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के एस्टैब्लिशमेंट ईयर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 ECBAD। देखो सबसे पहले ECGC एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन 1957। देखो ECG established in 1957 to provide export credit insurance and guarantees यानी सपोर्टिंग इंडियाज फॉरेन ट्रेड, ये ट्रेड रिस्क मिटिगेशन का की प्लेयर है। फिर यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1964 में, यूटीआई 1964 में फॉर्म हुआ टू प्रमोट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स एंड मोबिलाइज सेविंग्स, ये रिटेल इन्वेस्टमेंट कल्चर का पायनियर था। फिर एक्सिम बैंक यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया 1982 में, एक्सिम बैंक एस्टैब्लिश्ड इन जनवरी 1982 टू फाइनेंस एंड प्रमोट इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड, ये एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को सपोर्ट करता है। फिर नबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट 1982 में, नबार्ड को जुलाई 1982 में फॉर्म किया गया टू प्रमोट रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर फाइनेंस, ये रूरल बैंकिंग का बैकबोन है जो स्लाइटली एस्टैब्लिश किया गया था आफ्टर एग्जिट। फिर सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया 1990, सिडबी 1990 में एस्टैब्लिश हुआ टू सपोर्ट MSMEs विद फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट सर्विसेज, ये स्मॉल बिजनेस ग्रोथ का की इनेबलर है। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 137 पे। देखो ये क्वेश्चन लॉन्ग मैनेजमेंट रिपोर्ट का प्रीफेटरी सब मॉड्यूल्स को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करता है और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 DAEBC, ये रिपोर्ट राइटिंग का कोर पार्ट है। देखो डी सबसे पहले लेटर ऑफ ट्रांसमिटल, पहला स्टेप है लेटर ऑफ ट्रांसमिटल, अ फॉर्मल लेटर प्रेजेंटिंग द रिपोर्ट टू रेसिपिएंट एक्सप्लेनिंग इट्स पर्पस एंड सबमिशन कॉन्टेक्स्ट, ये इंट्रोड्यूस करती है रिपोर्ट को प्रोफेशनली। फिर ये आता है टाइटल पेज, नेक्स्ट कम्स द टाइटल पेज, ये कवर पेज है विद रिपोर्ट्स टाइटल ऑथर डेट एंड अदर डिटेल्स, ये रिपोर्ट के आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करता है। फिर आएगा ई ऑथराइजेशन स्टेटमेंट, अब ऑथराइजेशन स्टेटमेंट या लेटर आती है डॉक्यूमेंटिंग हु ऑथराइज द रिपोर्ट्स प्रिपरेशन एंड इट्स स्कोप, ये रिपोर्ट की लेजिटिमेसी को कंफर्म करता है। फिर बी एग्जीक्यूटिव समरी, इसके बाद एग्जीक्यूटिव समरी अ कंसाइज ओवरव्यू आता है रिपोर्ट्स की फाइंडिंग रिकमेंडेशन एंड कंक्लूजन का, ये बिजी रीडर्स के लिए क्विक इनसाइट्स को देता है। फिर सी टेबल ऑफ कंटेंट्स, फाइनली टेबल ऑफ कंटेंट्स लिस्ट करते हैं सारे सेक्शंस और पेज नंबर्स को, इनेबलिंग इजी नेविगेशन थ्रू द रिपोर्ट, ये रिपोर्ट की स्ट्रक्चर को क्लियर करता है। ठीक है जी, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138 पे। देखो ये क्वेश्चन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के पार्टनर लिमिट्स को कवर करते हैं और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 नो लिमिट, ये बिजनेस लॉ का पार्ट है। देखो एलएलपी एक्ट 2008 सेक्शन 6, एक एलएलपी में मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए एज पर सेक्शन 6 टू फॉर्म अ वैलिड पार्टनरशिप, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स पे कोई अपर लिमिट नहीं है अंडर द एलएलपी एक्ट, अनलाइक ट्रेडिशनल पार्टनरशिप जो कैप्ड एट 50 फॉर नॉन प्रोफेशनल फर्म्स अंडर कंपनीज एक्ट 2013। बाकी सारी जो ऑप्शंस है वो गलत दी हुई हैं। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139 पे। देखो ये क्वेश्चन इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट के एंटीसीडेंट कंडीशंस को कवर करते हैं और करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 BDE ओनली, ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का पार्ट है। तो इसको देखते हैं। देखो पर्सनल डिफरेंसेस ए, ये बिल्कुल गलत है। देखो पर्सनल डिफरेंसेस जैसे पर्सनालिटी क्लैशेस इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट को कॉज करते हैं, नॉट इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट विच इन्वॉल्व्स ग्रुप्स रेदर देन इंडिविजुअल, ये ग्रुप लेवल डायनामिक्स का पार्ट है। फिर कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज बिल्कुल ठीक है,
कंपटीशन फॉर स्कार्स रिसोर्सेज जैसे बजट, स्टाफ या इक्विपमेंट बिटवीन ग्रुप ये लीड करता है टू कॉन्फ्लिक्ट एज ईच ग्रुप सीक्स टू सिक्योर इट्स शेयर। ये इंटर ग्रुप टेंशन का मेजर ड्राइवर है। सी रोल इनकम्पैटिबिलिटी, ये गलत है। रोल इनकम्पैटिबिलिटी जैसे कंफ्लिक्टिंग जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा रेलिवेंट है टू इंट्रा ग्रुप और इंटरपर्सनल कंफ्लिक्ट, नॉट इंटर ग्रुप। इंटर ग्रुप कंफ्लिक्ट ब्रॉडर ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस करता है। चौथा, टास्क इंटरडिपेंडेंस, ये बिल्कुल ठीक है। टास्क इंटरडिपेंडेंस जहां ग्रुप्स रिलाई करते हैं ऑन ईच अदर बट हैव मिसअलाइंड टास्क और गोल्स, जैसे प्रोडक्शन वर्सेस सेल्स, ये कॉन्फ्लिक्ट को, ये चीज कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट करती है। ये कोलैबोरेशन चैलेंजेस को हाईलाइट करता है। पांचवा, जुरिसडिक्शनल एम्बिगिटी, ये भी बिल्कुल ठीक है। जुरिसडिक्शनल एम्बिगिटी अनक्लियर बाउंड्रीज ऑफ ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंफ्लिक्ट को लीड करती है। ओवरलैपिंग ड्यूटीज और अथॉरिटी, ये ग्रुप रोल्स के कंफ्यूजन से टेंशन को बढ़ाता है। ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 140 जो हमारे आज के सेशन का और इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर अनड्यू इन्फ्लुएंस के प्रिज्यूम्ड केसेस को कवर करता है और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 पेरेंट एंड चाइल्ड। देखो ऑप्शंस की बात करें, क्रेडिटर एंड डेटर गलत है। क्रेडिटर डेटर रिलेशनशिप में अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम्ड नहीं होती अंडर सेक्शन 16 अनलेस स्पेसिफिक डोमिनेंस इज प्रूवन, जैसे एक्सप्लॉयटेटिव टर्म्स हो। ये कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप है, नॉट इनहेरेंटली फिड्यूशियरी। फिर लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट की बात करें, ये भी गलत है। लैंडलॉर्ड टेनेंट भी एक कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप है और अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम नहीं होती विदाउट एविडेंस ऑफ कंट्रोल और ट्रस्ट। ये स्टैंडर्ड बिजनेस डीलिंग्स में अप्लाई नहीं होता। फिर हस्बैंड एंड वाइफ भी गलत है। इंडिया में हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप में अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम नहीं होती अंडर सेक्शन 16 अनलाइक सम जुरिसडिक्शन जैसे यूके में। इट मस्ट बी प्रूवन विद एविडेंस ऑफ डोमिनेंस और कोर्शन। और लास्ट, पेरेंट एंड चाइल्ड बिल्कुल ठीक है। पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप में अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम्ड होती हैं क्योंकि पेरेंट्स होल्ड अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी एंड ट्रस्ट ओवर चिल्ड्रन। ये प्रिजम्पशन रिब्यूटेबल है इफ चाइल्ड एक्टेड इंडिपेंडेंटली, जैसे विद लीगल एडवाइस। सो यहाँ पे हमारा आज का पेपर और ये वाला पेपर और आज का सेशन भी कंप्लीट होता है। होप सो आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ आ गए हो। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। फिर मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। थैंक यू।